नमस्कार दोस्तों, मैं विकास चौधरी प्रोक्सिमा एजुकेशन ऐप के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, अपन ने राजस्थान पॉलिटी शुरू की थी। उसमें राजस्थान लोक सेवा आयोग, राजस्थान निर्वाचन आयोग, राजस्थान वित्त आयोग, राजस्थान महिला आयोग, इन सब के बारे में अपन डिस्कस कर लिया था। आज अपन डिस्कस करेंगे राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में। मानव अधिकार क्या होता है? मानव अधिकार होता है मानव के अधिकार। मानवाधिकार क्या होता है? मानव के अधिकार। अब मानव के कौन कौन से अधिकार हो सकते हैं? मानव के वो सारे मूलभूत अधिकार है ना, जो उसकी स्वतंत्रता नहीं छीनते हैं। जैसे मानव के नागरिक अधिकार हो सकते हैं। कौन से अधिकार हो सकते हैं? नागरिक। मानव के आर्थिक अधिकार भी हो सकते हैं, है ना। सामाजिक, मानव के सामाजिक अधिकार भी हो सकते हैं। और मानव के राजनीतिक अधिकार भी हो सकते हैं। मानव के कुछ धार्मिक अधिकार भी हो सकते हैं, है ना। तो इन सब अधिकारों की बात की गई मानव अधिकारों में, है ना। तो मानव अधिकार क्या होता है? मानव के वे सारे अधिकार जो नागरिक, सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक या आर्थिक अधिकार है ना। तो ये सब कौन सी श्रेणी में आते हैं? ये मानव अधिकारों की श्रेणी में आते हैं। पहली बार इनके बारे में बात कब की गई? पहली बार इनके बारे में बात की गई 10 दिसंबर 1948। कहां पे की गई? संयुक्त राष्ट्र संघ में। कहां पे? संयुक्त राष्ट्र संघ में। और इसी दिन अपन मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग दिवस। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस इस दिन अपन सेलिब्रेट करते हैं। तो कब था ये? 10 दिसंबर 1948, है ना। और इसी दिन अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भी बनाया गया था। क्या बनाया गया था? यूएनएचआरसी। यूएनएचआरसी अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग, ये बनाया गया था। कब? 10 दिसंबर 1948। और इसी दिन अधिनियम पारित किया गया था कि प्रत्येक देश क्या करेगा? प्रत्येक देश अपने अंदर एक मानवाधिकार आयोग का गठन करेगा। मानवाधिकार आयोग का गठन करेगा। तो भारत ने भी मानवाधिकार आयोग का गठन किया। भारत ने मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया? वो क्या? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग बनाया भारत ने। ये कब बना? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग बना, ये बना 10 अक्टूबर 1993। 10 अक्टूबर 1993 को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग बना और इसका प्रथम अध्यक्ष बना दिया गया रंगनाथ मिश्र को। रंगनाथ मिश्र को इसका प्रथम अध्यक्ष बना दिया गया, है ना। तो इसी की संरचना में जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग बना, इसने एक संकल्प पारित किया, एक अधिनियम पारित किया। वो अधिनियम था मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम कब पारित किया? 1993 को पारित किया, जिसमें टोटल 8 धाराएं थी। कितनी धाराएं? टोटल 8 धाराएं थी। उस 8 धाराओं में जो वो टोटल 8 अध्याय थे। कितने अध्याय थे? टोटल 8 अध्याय थे। इस 8 अध्याय में 5वें अध्याय में लिखा हुआ है कि कोई भी राज्य सरकार है ना, वो क्या करेगी? राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन करेगी। राज्य सरकार राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन करेगी। स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन का इस्टेब्लिश करेगी, है ना। तो इसी कौन सा? मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 5 के तहत स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन की स्थापना की जाती है। अपने को ध्यान में रखना। तो अपन शुरू करते हैं अपना राज्य मानवाधिकार आयोग। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा के अध्याय 5 की धारा 21 के तहत क्या है? राज्य सरकार राज्य मानवाधिकार आयोग की स्थापना कर सकती है। राज्य सरकार चाहे तो राज्य मानवाधिकार आयोग की स्थापना कर सकती है। तो गठन कौन कर रहा है इसका? इसका गठन कौन कर रहा है? राज्य सरकार गठन कर रही है, ठीक है। अब इसकी अधिसूचना जारी हुई। अब इसकी अधिसूचना कब जारी हुई? ये जारी हुई 18 जनवरी 1999। 18 जनवरी 1999 को इसकी अधिसूचना जारी हुई। 18 जनवरी 1999 को अधिसूचना जारी होती है। जबकि इसका जो पहला अध्यक्ष बनाया जाता है वो बनाया जाता है कांता कुमारी भटनागर को।
डेट थी 23 मार्च सन 2000, है ना। तो इसी दिन से इसने काम करना प्रारंभ कर दिया था। पहला अध्यक्ष किसे बनाया? कांता कुमारी भटनागर को। 23 मार्च सन 2000 से इसने कार्य करना प्रारंभ कर दिया। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग की अपन बात कर रहे हैं। हेडक्वार्टर कहाँ पे? सबका हेडक्वार्टर जयपुर, तो इसका हेडक्वार्टर भी जयपुर। संरचना कैसी है? कि संरचना मतलब इसमें जो लोग काम करेंगे वो कितने होंगे? एक तो अध्यक्ष होगा, है ना, और 4 अन्य सदस्य होंगे। क्या ये बात सही है? नहीं, ये बात पहले सही थी 2006 से पहले। वर्तमान में क्या है? वर्तमान में 1+2 का कॉन्सेप्ट काम करता है। कितना? 1+2। तो ये एक बहुसदस्य निकाय है, यानी एक से ज्यादा सदस्य हो गए तो बहुसदस्य निकाय है। इसमें पूर्व में तो 1+4 सदस्य था, यानी एक अध्यक्ष होता था और 4 अन्य सदस्य होते थे। लेकिन अब अभी क्या है? अभी इसमें है 1+2, यानी टोटल 3 सदस्य है ना। टोटल 3 सदस्य। ये कब से है? 2006 के बाद से। 2006 के बाद से इसमें 3 सदस्य हैं। ठीक है, ये अपन ने देख लिया था कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग कब बना था? 10 अक्टूबर 1993 को बना था, है ना। रघुनाथ मिश्र इसके प्रथम अध्यक्ष भी बनाए गए थे। इसको अपन क्या बोलते हैं? नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, NHRC। जबकि ये राजस्थान का बना, इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे SHRC, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन। ठीक है, तो ये हो गई अपनी राज्य मानवाधिकार आयोग की बात। नेक्स्ट स्लाइड। देखो, अब इसकी योग्यता की बात कर रहे हैं कि इसमें जो अध्यक्ष बनाए गए उनमें क्या योग्यता होनी चाहिए, है ना। अध्यक्ष बनाए, पहले तो अध्यक्ष किसे बना सकते हो आप? क्या मेरे को डायरेक्ट अध्यक्ष बना सकते हो? राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष मेरे को बना सकते हो? नहीं। किसको बना सकते हो? जो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश हो, ये उच्च न्यायालय हाई कोर्ट का न्यायाधीश हो या मुख्य न्यायाधीश हो, है ना। जो उच्चतम न्यायालय, ये उच्च न्यायालय है, इसका सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश हो या अन्य न्यायाधीश हो, उसी को बना सकते हैं, है ना। इसको बना सकते हैं। जो जो राजस्थान हाई कोर्ट है, इसका क्या हो? एक तो मुख्य न्यायाधीश हो या सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश हो या न्यायाधीश हो या सेवानिवृत्त न्यायाधीश हो, है ना। 4 कंडीशन हो गए ना। या तो प्रेजेंट में भी वो मुख्य न्यायाधीश हो सकते हैं, प्रेजेंट में न्यायाधीश हो सकते हैं, या सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश हो सकते हैं, सेवानिवृत्त न्यायाधीश हो सकते हैं। तो उन लोगों को क्या बनाया जा सकता है? अध्यक्ष बनाया जा सकता है। किसी एरे गेरे को अध्यक्ष नहीं बनाया जा सकता। 2019 में संशोधन हुआ, तब ये नियम बना। इससे पहले क्या था? 2019 से पहले ये कंडीशन थी कि अध्यक्ष कौन बनेगा? जो मुख्य न्यायाधीश होगा, या तो वर्तमान मुख्य न्यायाधीश हो सकता है या सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश हो सकता है, उसी को अध्यक्ष बनाया जा सकता है, किसी और को अध्यक्ष नहीं बनाया जा सकता, है ना। लेकिन वर्तमान में 2019 के बाद में क्या कंडीशन कर दी कि यार कोई बात नहीं, जो मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त अन्य न्यायाधीश भी है ना उच्च न्यायालय में, उनको भी आप अध्यक्ष बना सकते हो। तो अध्यक्ष की शर्त है उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश हो या अन्य न्यायाधीश हो। 2019 में संशोधन के उपरांत ये कंडीशन रखी गई। सदस्य, अब सदस्य के लिए कुछ कंडीशन है। सदस्य के लिए एक सदस्य, 2 सदस्य हैं, एक तो अध्यक्ष होगा, इसके अलावा 2 अन्य सदस्य हैं। एक सदस्य तो क्या होना चाहिए? मानवाधिकारों का विशेषज्ञ होना चाहिए। एक सदस्य तो मानवाधिकारों का विशेषज्ञ होना चाहिए। इसके अलावा एक सदस्य जो हाई कोर्ट है उसका सेवानिवृत्त, ये वर्तमान न्यायाधीश हो सकता है। हाई कोर्ट का सेवानिवृत्त या वर्तमान न्यायाधीश हो सकता है। लेकिन मैं तो हाई कोर्ट का नहीं हूं, मैं क्या हूं? जिला कोर्ट का जज हूं। अगर मैं जिला कोर्ट का जज हूं तो क्या मेरे को बना सकते हैं? नहीं। बना तो सकते हैं, तब 7 साल का अनुभव हो मेरे पास, है ना। तो जिला न्यायालय का वर्तमान या सेवानिवृत्त अगर न्यायाधीश है और अगर उसके पास 7 वर्ष का अनुभव है, कितने वर्ष का? 7 वर्ष का अनुभव है, तो उसको आप क्या बना सकते हो? उसको आप जो स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन है उसका अध्यक्ष बना सकते हैं। ये नियम लागू है, ठीक है। नियुक्ति कौन करेगा, है ना। जो ये अध्यक्ष वगैरह ये बन रहे हैं, इनकी नियुक्ति कौन करेगा? नियुक्ति करेगा राज्यपाल। कौन करेगा? नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाएगी। कौन सलाह दे रहा है? कौन सिफारिश कर रहा है? क्या? हाँ, एक चयन समिति सिफारिश कर रही है। उस चयन समिति में कितने लोग होंगे? टोटल 4 लोग होंगे।
एक सीएम साहब हो गए, एक गृह मंत्री जी हो गए, एक विधानसभा अध्यक्ष हो गए और एक विधानसभा में विपक्ष का नेता हो गए। कौन कौन? सीएम, गृह मंत्री, विधानसभा अध्यक्ष और विधानसभा में विपक्ष का नेता। वर्तमान में विपक्ष का नेता कौन है? विधानसभा अध्यक्ष कौन है? वासुदेव देवयानी जी। और विपक्ष का नेता कौन है? टीकाराम जूली। गृह मंत्री और जो सीएम है एक ही व्यक्ति है, भजन लाल शर्मा जी, है ना। तो अपने यहाँ से कितने व्यक्ति की सिफारिश करेंगे? केवल 3 लोग, क्योंकि गृह मंत्री ये सीएम दोनों एक ही व्यक्ति है। बाकी राजस्थान में विधान परिषद नहीं है। अगर जिन राज्यों में विधान परिषद होती है यहाँ पर 2 सदस्य और जुड़ जाते हैं। वो कौन कौन सदस्य होंगे? विधान परिषद जिन राज्यों में है वहां पर विधान परिषद का अध्यक्ष या विधान परिषद का सभापति और विधान परिषद में विपक्ष का नेता, ये 2 लोग भी वहां पे जुड़ जाएंगे, है ना। तो जिन राज्यों में विधान परिषद है, अपने पास तो विधान परिषद है ही नहीं, है ना। प्रस्ताव पारित कर रखा है लेकिन आगे से सैंक्शन नहीं हो रहा, है ना। विधान परिषद अपने पास नहीं है। जिस दिन भारत के पास विधान परिषद, राजस्थान के पास विधान परिषद होगी, उसमें न्यूनतम कितने सदस्य होंगे, अधिकतम कितने सदस्य होंगे 66। कितने सदस्य होंगे? राजस्थान विधान परिषद अगर बनेगी उसमें 66 मेंबर होंगे, है ना। अभी बनी नहीं है तो अपने पास ये मेंबर है नहीं। ठीक। और नियुक्ति कौन करता है? नियुक्ति राज्यपाल करता है, एक चयन समिति की सिफारिश पर करता है। उस चयन समिति में सीएम, गृह मंत्री, विधानसभा अध्यक्ष और विधानसभा विपक्ष का नेता होता है। अब यार मेरे को एसएसआरसी का अध्यक्ष तो बना दिया, सदस्य तो बना दिया, मेरे को त्याग पत्र देना है, किसे दूंगा? मेरी नियुक्ति कौन कर रहा है? राज्यपाल। तो त्याग पत्र भी मैं किसको दूंगा? राज्यपाल को, है ना। त्याग पत्र किसको? राज्यपाल। लेकिन, है ना, अगर राज्यपाल चाहे तो क्या मेरे को हटा सकता है? मैं पद पे बना रहना चाहता हूँ, मैंने त्याग पत्र नहीं दिया, तो राज्यपाल चाहे तो क्या मेरे को हटा सकता है? नहीं हटा सकता। कौन हटाएगा? राष्ट्रपति। तो हटाता कौन है? राष्ट्रपति, है ना। हटाने की प्रक्रिया क्या है? हटाने की प्रक्रिया क्या है? वो है सिद्ध कदाचार या असमर्थता के आधार पर, सिद्ध कदाचार या असमर्थता के आधार पर सुप्रीम कोर्ट की जांच के बाद। कुछ कारण है, जैसे पागल हो जाए, जिसको अपन क्या बोलते हैं, चित्त विकृति, है ना, या दिवालिया हो जाए, या कदाचार, असमर्थता, ये सभी कोई लाभ का पद ग्रहण कर ले, है ना। तो इन सब चीजों के बाद में क्या होती है? सुप्रीम कोर्ट कुछ मामलों में, सिद्ध कदाचार व असमर्थता के मामलों में सुप्रीम कोर्ट जांच करेगी। सिद्ध कदाचार या असमर्थता के मामलों में सुप्रीम कोर्ट जांच करेगी और सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि हाँ, इसके ऊपर जो आरोप लगाए गए थे वो बिल्कुल सही है, तो राष्ट्रपति इनको पद से हटा सकता है। कौन हटा सकता है? राष्ट्रपति हटा सकता है। कारण कदाचार, असमर्थता, दिवालियापन, पागलपन, लाभ का पद धारण कर ले, ये सभी कारण हो सकते हैं पद से हटाने के। कार्यकाल कितना? 5-70 नहीं, 3-70, यानी 3 वर्ष, या तो 3 वर्ष की अवधि पूरी कर ले वो, या 70 वर्ष की आयु पूरी हो गई, या तो 3 वर्ष का कार्यकाल रख ले कि यार 3 वर्ष सर्विस कर ली उसने, किस पे? एसएसआरसी के अध्यक्ष या सदस्य के, अध्यक्ष या सदस्य के रूप में, या उसकी एज ही 70 साल हो गई, है ना। एज ही 70 साल हो गई तो ये 2 कंडीशन है कि 3 वर्ष या 70 वर्ष जो भी पले हो, यानी वो तो 3 साल सर्विस कर ले या 70 साल का बूढ़ा हो जाए, ये 2 कंडीशन है। हाँ, जबकि 2019 से पहले 5-70 था। कितना? 5-70। 2019 में संशोधन हुआ, उससे बाद में क्या होगा? 3-70। पुनर्नियुक्ति, पुनर्नियुक्ति, अध्यक्ष व सदस्य पुनर्नियुक्ति के पात्र होंगे, ठीक बात है ना। लेकिन भारतीय राज्य सरकार के अधीन किसी अन्य नियोजन के पात्र नहीं हो सकते, यानी इसी पद पे उनको वापस बैठा सकते हो, अन्य पदों पे आप नहीं बैठा सकते, है? तो लेकिन सेवानिवृत्ति के पश्चात भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन किसी अन्य नियोजन का पात्र वो नहीं होगा, है ना। भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन किसी गवर्नमेंट ड्यूटी पे उनको नहीं बैठा सकते, ठीक है। कार्यवाहक अध्यक्ष, है ना,
अगर जो अध्यक्ष है उसकी मृत्यु हो जाए, वो त्याग पत्र दे दे, है ना, या अवकाश ले ले, या कुछ कोई अन्य कारण उपस्थित हो जाए, यानी असमर्थता हो जाए, किसी का एक्सीडेंट हो जाए, है ना, तो अध्यक्ष की मृत्यु, पद त्याग, अवकाश या अन्य कारणों से पद रिक्त होने पर राज्यपाल उन सदस्यों में से किसी को क्या कर सकता है, कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त कर सकता है। कौन नियुक्त कर सकता है कार्यवाहक अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करेगा, राज्यपाल। कार्यवाहक अध्यक्ष की नियुक्ति करेगा राज्यपाल, है ना, सदस्यों में से किसी एक को कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करेगा, कौन करेगा, ये काम करेगा राज्यपाल। ठीक, इसके अलावा सेवा शर्तों का निर्धारण। सेवा शर्तें क्या, कौन सी सेवा शर्तों की बात करें, तो सेवा शर्तों का निर्धारण कौन करेगा, राज्य सरकार करेगी। सेवा शर्तों का निर्धारण राज्य सरकार करेंगी कि इनको वेतन कितना मिलेगा, इनको भत्ते कितने मिलेंगे, इनको कौन सी गाड़ी मिलेगी, इनको कौन सा बंगला मिलेगा, इन सब सेवा शर्तों का निर्धारण कौन करता है, इन सेवा शर्तों का निर्धारण करता है राज्य सरकार। और राज्य सरकार का मुखिया कौन, सीएम। तो राज्य सरकार के मुखिया होने के नाते इन सब सेवा शर्तों का निर्धारण करता है सीएम, मुख्यमंत्री। रिपोर्ट किसको सौंपता है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि अपना प्रतिवेदन किसे सौंपता है, अपनी रिपोर्ट किसे सौंपता है, ये राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपता है। अब राज्य सरकार को रिपोर्ट सौंप दी तो राज्य सरकार क्या करेगी, विधानसभा पटल पर रख देगी उसको, विधानसभा के समक्ष रखवाएगी, है ना। तो ये अपना प्रतिवेदन किसे सौंपता है, राज्य सरकार को प्रतिवेदन सौंपता है। और सेवा शर्तों का निर्धारण भी राज्य सरकार ही करती है। आयोग का एक सचिव है, इस आयोग का जो मानवाधिकार आयोग है, इसका एक सचिव होता है, वो सचिव कहलाता है मुख्य कार्यपालक अधिकारी। जो सचिव होता है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है मुख्य कार्यपालक अधिकारी। मुख्य कार्यपालक अधिकारी वो सचिव कहलाता है। आयोग की स्वयं की एक जांच एजेंसी है, यानी कोई भी घटना हुई तो आयोग एक जांच करेगा। उस जांच एजेंसी में कुछ एक तो सचिव होता है ना, और एक महानिरीक्षक, एक डीजीपी होता है ना, डीजीपी लेवल का, आईजीपी लेवल का होता है, महानिरीक्षक पुलिस लेवल का, एक तो वो अधिकारी, और इसके अलावा कुछ कर्मचारी होते हैं, है ना। तो आयोग की स्वयं की एक अन्वेषक एजेंसी, अन्वेषक एजेंसी क्या होती है, जांच एजेंसी होगी, जिसका नेतृत्व कौन करेगा, महानिरीक्षक पुलिस लेवल, आईजी जिसे अपन बोलते हैं, है ना। संभाग स्तर पे जो पुलिस का मुखिया होता है वो होता है आईजी। तो इससे नीचे का अधिकारी नहीं होना चाहिए, उसका नेतृत्व करने के लिए कम से कम आईजी तो होना ही चाहिए। आईजी, है ना, क्या होना चाहिए, आईजी तो होना ही चाहिए। इससे नीचे का कोई भी अधिकारी नहीं होगा, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। साथ में एक सचिव होगा, इस अन्वेषक एजेंसी में एक सचिव भी होगा। वो सचिव कौन होगा, एक आईएएस अधिकारी होगा। सचिव किसी एरे घेरे नथु घेरे को नहीं बना सकते, वो कौन होगा, एक आईएएस अधिकारी होगा। ठीक, एक जांच एजेंसी हो गई। ठीक है, अब देखो इसके कार्यों की बात कर रहे हैं, कार्यों की बात कर लेते हैं। कार्य क्या, सब और बच्चन सी बात है। कौन कौन से कार्य, यार किसी का मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, किसी के मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, तो ये क्या करेगा आयोग, कोई व्यक्ति ए है, इसके मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, तो आयोग क्या कर सकता है, आयोग इसके मानवाधिकारों के उल्लंघन की जांच कर सकता है। आयोग इसके मानवाधिकारों के उल्लंघन की जांच कर सकता है। जांच करके क्या करेगा, जांच करके दंड दे सकता है कि नहीं, दंड देने का इसके पास कोई प्रावधान नहीं है। ये क्या करेगा, उस सरकार को, संबंधित सरकार को क्या करेगा, सिफारिश करेगा, है ना, संबंधित सरकार को सिफारिश करेगा। तो एक सिफारिशकारी या परामर्शकारी निकाय है ना, आयोग क्या करेगा, सिफारिश करेगा। ये तो होगा एक व्यक्ति के खिलाफ। दूसरा, अगर एक व्यक्ति के खिलाफ क्या हो रही है, इसने जांच की और इसने पाया कि कोई लोक सेवक या कोई संस्था, कोई भी लोक सेवक यानी कोई भी जो गवर्नमेंट अधिकारी है या कोई भी जो संस्था है, वो क्या है, इस मामले में दोषी पाई जाती है, उस दोषी लोक सेवक के विरुद्ध क्या करेगा, कार्रवाई करेगा। तो ये क्या कार्रवाई कर सकता है क्या, नहीं। तो कार्यवाही की सिफारिश, लोक सेवक के विरुद्ध कार्यवाही की सिफारिश कर सकता है। लोक सेवक के विरुद्ध कार्यवाही की सिफारिश कर सकता है ना, विरुद्ध कार्यवाही की सिफारिश कर सकता है।
खुद कार्यवाही नहीं कर सकता, लोक सेवक के विरुद्ध कार्यवाही की सिफारिश कर सकता। इसके अलावा एक काम क्या कर सकता है ये, अभी तो दो काम तो इसने कर लिए कि एक जांच कर ली, दूसरा अगर लोक सेवक के विरुद्ध कुछ लोक सेवक दोषी पाया जाता है तो उसके विरुद्ध सिफारिश कर दी। यहाँ पर लोक सेवक के साथ साथ कोई संस्था भी हो सकती है, कोई पूरी बॉडी भी हो सकती है, ऐसी कोई निकाय भी हो सकता है जो दोषी पाई जाए, है ना। तो उस पूरी बॉडी के खिलाफ भी शिकायतें की जा सकती है, उसके खिलाफ भी सिफारिश की जा सकती है। अब और क्या काम कर सकता है ये, यार राज्य सरकार ने मानवाधिकारों के लिए कुछ कानून बनाए हैं, मानवाधिकारों के लिए कुछ कानून बनाए हैं, उनका उल्लंघन हो रहा है ना। जैसे घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम 2005, महिलाओं का घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम 2005 बनाया गया है ना। वो एक कानून है, तो वो कानून है, अगर उस कानून को क्या कर सकता है, मानवाधिकार आयोग उस कानून की समीक्षा कर सकता है ना। तो इस कानून की क्या कर सकता है, समीक्षा कर सकता है। अगर मानवाधिकार आयोग को लगता है कि यार इसमें कुछ क्या किया जाना चाहिए, परिवर्तन किया जाना चाहिए, तो परिवर्तन की सिफारिश कर सकता है। किसकी, इस कानून में परिवर्तन की सिफारिश भी कर सकता है, कानून की में परिवर्तन की सिफारिश भी ये कर सकता है। ठीक, ये तीसरा काम हो गया इसका। इसके अलावा और क्या काम करेगा, मानवाधिकारों की बात कर रहा है तो मानवाधिकारों में लोगों में जागरूकता तो लाएगा ही सही, है ना। तो मानवाधिकारों की रक्षा के लिए लोगों में जागरूकता फैलाना, लोगों में क्या करेगा, जागरूकता फैलाएगा। ये काम भी कौन करेगा, ये काम भी ह्यूमन राइट कमीशन करेगा। ठीक, इसके अलावा एक काम जो इसका बहुत बार एग्जाम में पूछा भी जाता है ना, हालांकि बोल बच्चन सी बातें हैं लेकिन ध्यान रखने योग्य बातें हैं, क्या कि जो जेल होगी ना, तो जेलों का निरीक्षण कर सकता है ये, एक तो जेलों का निरीक्षण कर सकता है और वहां जेलों में जो कैदी है, जेलों और कैदियों का निरीक्षण कर सकता है, कैदियों की बेहतर जो रहन सहन है उसके लिए सिफारिश कर सकता है ना। कुछ और काम जो किसी भी ह्यूमन राइट कमीशन से संबंधित है ना? अगर इसे लगता है कि ऐसा कोई कानून बनाया जाना चाहिए, ऐसा कोई कानून बनाया जाना चाहिए जो ह्यूमन राइट को क्या करेगा, मजबूत करेगा, तो उस कानून की सिफारिश भी ये कर सकता है ना। तो ये क्या कर सकता है, सिफारिशकारी निकाय ये कुल मिला के ये क्या कर सकता है कि यार ये कानून बनाओ, आप ये कानून नहीं बनाएगा, ये कानून बनाओ, इसकी भी ये बात कर सकता है। ठीक, तो अपन देखते हैं क्या करें। सलाहकारी और परामर्शकारी निकाय है, सलाहकारी और परामर्शकारी निकाय है, कैसे, है ना, कि राज्य सरकार को ये क्या करता है, सलाह देता है कि आप अगर किसी भी कोई अपराधी है या कोई भी जो पीड़ित व्यक्ति है ना, उसकी सहायता करने के लिए सलाह देता है ना। तो इन सब बातों में ये एक सलाहकारी निकाय है। इसके अलावा मानवाधिकार उल्लंघन पर जांच, अगर मानवाधिकार का उल्लंघन हो रहा है तो उनकी जांच करेगा। कौन कौन से सब्जेक्ट पे, और कोई नेशनल इश्यू है क्या उस पर जांच करेगा, है ना। नेशनल सूची का जो भी विषय है, संघ सूची का जो विषय, उस पर जांच नहीं कर सकता, ये जांच कर सकता है राज्य सूची और संघ सूची के विषय में। कौन कौन सी, राज्य सूची और जो समवर्ती सूची है, इन दोनों विषय पर ये जांच कर सकता है। संघ सूची के विषय पर जांच का कोई अधिकार इसको नहीं है। संघ सूची पर जांच कौन करेगा, वहां पर जांच करेगा जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है वो। अब इसने जांच की, जांच में कोई दोषी पाया जाता है, संस्था की व लोक सेवकों की जांच, है ना, और जांच तो कर सकता है ये, है ना, संस्था व लोक सेवकों की जांच कर सकता है, लेकिन दंड देने का प्रावधान इसके पास नहीं है ना। आप कानून हाथ में नहीं ले सकते, यानी आपको दंड देने का प्रावधान नहीं है, दंड देने का प्रावधान आपके पास नहीं है। तो संस्था व लोक सेवकों की जांच कर सकता है, और अगर लगता है कि इसमें लोक सेवक क्या, लोक सेवक इसमें दोषी पाया जाता है तो क्या कर सकता है, राज्य सरकार को सिफारिश कर सकता है। तो ये एक सिफारिशकारी निकाय है। इसके अलावा राज्य के कारागारों व बंदी गृहों की स्थिति का निरीक्षण, जो कारागार है वो बंदी गृह है ना, उनकी स्थिति का निरीक्षण कर सकता है, और निरीक्षण करने के बाद में अगर कुछ कमी मिलती है तो उनमें सुधार के लिए सिफारिश भी ये कर सकता है, सुधार की सिफारिश कर सकता है। मानवाधिकारों के क्षेत्र में शोध व अनुसंधान को प्रोत्साहित करेगा, है ना।
कि मानव अधिकार में नए नए शोध होने चाहिए, इन सबको ये प्रोत्साहित करेगा। ठीक, इसके अलावा मानव अधिकारों के बारे में जागरूकता फैलाएगा, मानव अधिकारों के बारे में जागरूकता फैलाएगा, बहुत सारे कैंपेन करेगा, बहुत सारी जगह शिविर लगाएगा, है ना। और ये जागरूकता फैलाने के लिए सोशल मीडिया का सहारा ले सकता है, समाचार पत्रों का सहारा ले सकता है, किसी एनजीओ का सहारा ले सकता है, ये सब बातें हैं। मानवाधिकारों के उल्लंघन पर स्वतः संज्ञान ले सकता है। ये जो वर्ड है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्वतः संज्ञान, यानी खुद भी जाके अगर इसको पता लगता है कहीं से भी, है ना, किसी ने शिकायत नहीं की, बस पता लग गया कि ए व्यक्ति है, कोई फलाना व्यक्ति है, उसके मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, तो मानवाधिकार आयोग जाएगा, उसका संज्ञान लेगा, उस मामले को देखेगा, तो स्वतः संज्ञान ले सकता है और जांच प्रारंभ कर सकता है ना। स्वतः संज्ञान ले सकता है, जांच प्रारंभ कर सकते हैं। कुछ मामले ऐसे हैं जिसमें स्वतः संज्ञान नहीं ले सकता, है ना, उनको भी देखेंगे कि 1 साल से जब बाद का मामला होगा उसमें कोई रोल नहीं है, और सैन्य मामले हो गए कोई रोल नहीं है, या कोई भी जो केस है वो न्यायालय में पेंडिंग है तो वहां पर भी ऐसे SHRC का कोई रोल नहीं है, तो इसकी कुछ लिमिटेशन भी है। मानवाधिकारों हेतु बनाए गए कानूनों की समीक्षा करना और परिवर्तन हेतु सिफारिश करना, यानी अगर कोई भी कानून जो मानव अधिकारों की रक्षा के लिए बनाया गया है ना, उनमें क्या करेगा, उनको ये पढ़ेगा, उनकी समीक्षा करेगा और परिवर्तन में सिफारिश करेगा। आयोग जांच के दौरान निम्न कदम उठा सकता है। कौन कौन से कदम उठा सकता है? पहली बात, कोई व्यक्ति पीड़ित है तो क्या करेगा, पीड़ित है तो राज्य सरकार को सिफारिश करेगा कि यार, राज्य सरकार से क्या सिफारिश करेगा कि अगर व्यक्ति की कुछ क्षतिपूर्ति है तो क्षतिपूर्ति उपलब्ध कराओ, या व्यक्ति को क्षतिपूर्ति उपलब्ध करा दिया, या जो नुकसान हुआ है उसका भुगतान कराओ, है ना। तो पीड़ित व्यक्ति हेतु राज्य सरकार से सहायता की सिफारिश कर सकता है। किससे सिफारिश करेगा? राज्य सरकार से। क्या कि क्षतिपूर्ति दिलाओ, ये नुकसान के भुगतान से संबंधित जो भी सिफारिश है वो ये कर सकता है। इसके अंदर यह जाता है जैसे ये दहेज के मामले होते हैं ना, दहेज, हालांकि इसके अंदर अलग अलग कानून है, दहेज के लिए अलग से कानून बना हुआ है, लेकिन दहेज का मामला आप लेके चलो, इसमें जाएगा, ये मानव अधिकार से संबंधित है दहेज, क्योंकि मामला आर्थिक मामला भी है यहाँ पे, और नागरिक मानवाधिकार की भी बात हो रही है, तो दहेज का मामला यहाँ पर आ जाता है ना। कोई ए लड़की है, इसको दहेज दिया गया, बाद में तलाक होता है ना, कुछ मामलों में तलाक होता है। तलाक के मामले में जो क्षतिपूर्ति मिलेगी, ये जो क्षतिपूर्ति मिलेगी ये इसी कानून के तहत दिलवाई जा सकती है। हालांकि अलग से कानून उसके लिए बने हुए हैं, लेकिन इस कानून के तहत दिलवाई जा सकती है। ये जो दहेज लिया था, ये अगर ये प्रूफ हो जाए कि हाँ दहेज लिया गया था, तो एलुमनी यानी तलाक के समय जो एलुमनी क्षतिपूर्ति मिलती है वो दिलवाई जा सकती है। तो पीड़ित व्यक्ति है तो राज्य सरकार से सहायता की सिफारिश करना। इसके अलावा दोषी लोक सेवक के विरुद्ध बंदीकरण हेतु कार्रवाई प्रारंभ करने के लिए राज्य सरकार या प्राधिकरण को सिफारिश, है ना। वही बात कि अगर कोई भी लोक सेवक दोषी है ना, तो उसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए सिफारिश करेगा, ये तो राज्य सरकार को करेगा या प्राधिकरण को करेगा, ठीक है ना। या लोक सेवक की जगह दोषी कौन हो सकता है? कोई प्राधिकरण भी हो सकता है, पूरी एजेंसी करप्ट हो, है ना, कोई एजेंसी है उसके खिलाफ भी तो मामला हो सकता है ना, तो उस पूरी एजेंसी के विरुद्ध, कोई पूरी जो एजेंसी है ना उसके विरुद्ध में मामला दर्ज करवाया जा सकता है ना। कुछ सीमाएं इसकी हमने पढ़ी थी, कुछ लिमिटेशन, और उस लिमिटेशन से अपने एमसीक्यू में क्वेश्चन बनते हैं, वन लाइनर क्वेश्चन तो नहीं बनता है। यहाँ पर क्या बनता है, जो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन होते हैं वो बनते हैं। कैसे बनेंगे, है ना। इसकी सीमाएं क्या है कि राज्य मानवाधिकार आयोग 90 दिन से ऊपर के मामले में जांच नहीं कर सकती, स्टेटमेंट गलत होगा। 1 वर्ष से ऊपर के मामलों का जांच नहीं कर सकती। मानवाधिकार आयोग सैन्य मामलों में भी जांच कर सकती है? नहीं कर सकती। सैन्य संबंधी मामलों की जांच करने का अधिकार मानवाधिकार आयोग के पास नहीं है। या कौन से मामले जो न्यायालय में पेंडिंग है ना, न्यायालय में पेंडिंग है,
उनकी जांच नहीं कर सकती। अगर जांच करेगी तो न्यायालय से परमिशन लेनी पड़ेगी, परमिशन तो लेनी पड़ेगी। तो न्यायालय में लंबित या विचाराधीन मामलों की जांच नहीं कर सकती है ना, न्यायालय में जो पेंडिंग मामले हैं उनकी जांच ये नहीं कर सकती। ठीक है। राज्य मानवाधिकार आयोग के अब तक अध्यक्ष कौन कौन रहे? राज्य मानवाधिकार आयोग की प्रथम अध्यक्ष थी कांता कुमारी भटनागर। दो महिलाएं हैं, एक कांता खतूरिया, एक कांता कुमारी भटनागर। कांता खतूरिया कौन? यह है राजस्थान राज्य महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष, और कांता कुमारी भटनागर राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग की प्रथम अध्यक्ष और एकमात्र महिला अध्यक्ष अब तक, है ना। अब तक 6 अध्यक्ष रह चुके हैं, उसमें एकमात्र महिला अध्यक्ष कांता कुमारी भटनागर, एकमात्र महिला अध्यक्ष भी है। और ये मद्रास जो उच्च न्यायालय था, मद्रास हाईकोर्ट था, उसकी प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश भी है, रही थी कौन? कांता कुमारी भटनागर। और ये मिनिमम कार्यकाल जो राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष पद पे रहते हुए मिनिमम कार्यकाल अगर किसी ने देखा है ना, वो किसने देखा है? कांता कुमारी भटनागर जी ने देखा है। कितना मिनिमम कार्यकाल? कब ज्वाइन किया था? 23 मार्च सन 2000 को। ये डेट याद आ रही है? ये राज्य मानवाधिकार आयोग की कार्य प्रारंभ की तिथि है। राज्य मानवाधिकार आयोग 18 जनवरी 1999 को अधिसूचना जारी होती है और 23 मार्च सन 2000 से इसने कार्य प्रारंभ कर दिया था। क्यों? क्योंकि उस दिन कांता कुमारी भटनागर जी को अध्यक्ष बना दिया था। दूसरी है सैयद सगीर अहमद। दूसरे कौन है? सैयद सगीर अहमद। सैयद सगीर अहमद ये सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। एकमात्र व्यक्ति जो इस आयोग से संबंधित है ना, उनमें एकमात्र अध्यक्ष जो सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। इसके अलावा नगेंद्र कुमार जैन मैक्सिमम कार्यकाल, और एकमात्र अध्यक्ष जिन्होंने अपना क्या किया? अपना कार्यकाल पूरा किया। एकमात्र अध्यक्ष जिन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया कौन थे? नगेंद्र कुमार जैन एकमात्र अध्यक्ष जिन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया। इसके अलावा प्रकाश टोटिया, चौथे सदस्य कौन हो गए? प्रकाश टोटिया। पांचवा जीके व्यास, गोपाल कृष्ण व्यास जो इससे पहले थे, है ना, गोपाल कृष्ण व्यास जो पहले थे। वर्तमान में कौन है? गंगाराम मूलचंदानी। कब से? 27 जून 2024 से लगातार। तो गंगाराम मूलचंदानी वर्तमान में अध्यक्ष है। तो वर्तमान अध्यक्ष कौन है? राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष गंगाराम मूलचंदानी। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष गंगाराम मूलचंदानी 27 जून 2024 से लगातार। कब से? 27 जून 2024 से लगातार पद पे बने हुए हैं। तो कौन? गंगाराम मूलचंदानी छठे अध्यक्ष है। ठीक है ना। इनके कुछ सदस्य भी होते हैं, है ना। 1+4 1+2 वाला जो कॉन्सेप्ट चल रहा है उसमें 1+4 हो चाहे कौन सा, इसमें अपन क्या है? सदस्य है। तो मैक्सिमम कार्यकाल सदस्य के रूप में किसने बताया और मिनिमम कार्यकाल किसने बताया? तो मैक्सिमम कार्यकाल किसने बताया? वो बताया था पुखराज सिरवी। किसने? पुखराज सिरवी ने मैक्सिमम कार्यकाल बताया। किसने? पुखराज सिरवी। और मिनिमम कार्यकाल नमो नारायण मीणा कौन थे? इन्होंने मिनिमम कार्यकाल बताया। ये लोकसभा सांसद भी रह चुके हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस से। किससे? आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस से लोकसभा सांसद भी रह चुके हैं। ये राज्य वित्त मंत्री के रूप में भी इन्होंने कार्य किया था। केंद्रीय मंत्रिमंडल में राज्य वित्त मंत्री के रूप में भी इन्होंने कार्य किया था। ये कांग्रेस से थे और 15वीं लोकसभा में शायद ये मंत्री रहे थे, राज्य मंत्री के रूप में, है ना। तो एकमात्र सदस्य जो लोकसभा सांसद भी रहे कौन? होते नमो नारायण मीणा। इसके अलावा प्रथम कार्यवाहक अध्यक्ष कौन? अमर सिंह गोदारा। प्रथम कार्यवाहक अध्यक्ष अमर सिंह गोदारा। कौन? अमर सिंह गोदारा को प्रथम कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया गया। किसका? राजस्थान ह्यूमन राइट कमीशन का। प्रथम कार्यवाहक अध्यक्ष किसे बनाया गया? ये बनाएगा अमर सिंह गोदारा को। ठीक है, तो अमर सिंह गोदारा को प्रथम अध्यक्ष बनाया गया। तो ये अपना जो राजस्थान ह्यूमन राइट कमीशन था ये कंप्लीट हो चुका है ना। तो अपनी 4-5 आयोग कंप्लीट हो गए। एक राजस्थान लोक सेवा आयोग, एक निर्वाचन आयोग, वित्त आयोग, महिला आयोग
और ये मानवाधिकार आयोग। अब एक दो आयोग और बचे हैं, एक सूचना आयोग होगा, एक लोकायुक्त होगा। अब तो बस ये दो आयोग और बचे हुए हैं, है ना। तो अपन एक दो दिन में इन दो आयोगों को भी कंप्लीट कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है, मिलते हैं फिर, नमस्कार।